स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और अब बात करते हैं जरा देश की राजनीति की। कल इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होने जा रही है। इससे पहले पटना, बेंगलुरु और मुंबई में ये बैठकें हुई थी। तो कल सारे शीर्ष नेता सभी पार्टियों के ऑपोजिशन के दिल्ली में जुटेंगे और ये महत्वपूर्ण बैठक होगी और इसमें सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं। इस बैठक से पहले लालू यादव, ममता बनर्जी क्या कह रहे हैं, आइए सबसे पहले आपको हम वो दिखा देते हैं। और सरकार की तरफ से केंद्र के मंत्री अब खुलकर चुनौती दे रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं को कि हिम्मत है तो कोई भी एक नेता जाकर बनारस से नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़कर दिखा दे। আগামীকাল আমার মিটিং আছে এমপিদের সাথে এবং প্রেসেরও কিছু মানুষকে ডেকেছি যারা তৃণমূল কংগ্রেস বিট করে, তাদের সাথে দেখা করব। তারপরে সন্ধ্যাবেলায় আরও কিছু লোক আসলে মিট করব। 19 তারিখে ইন্ডিয়ার মিটিং অ্যাটেন্ড করব এবং 20 তারিখে বেলা 11টায় প্রাইম মিনিস্টার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে। আমি ফিউ এমপিসদের নিয়ে যাবো বলেছিলাম, নামটা পাঠাবো। সুতরাং ওটা করে তারপরে আমি ফিরে আসবো। इंडिया की बैठक में जा रहे हैं सर मिल के लड़ना है। नरेंद्र मोदी करे कि हम फिर से आएंगे। अरे रोज यही बात तुम पूछते हो। नरेंद्र मोदी बोल रहा है, क्या है नरेंद्र मोदी? गारंटी दे रहे थे सर, गारंटी दे रहे थे। यही को जानते हैं, आपको फलाना बोल रहा ही हो जाए, फिर आएंगे तो आओ। उम्मीद है हम लोग सब लोग बैठ के उसकी बैठक है, हम लोग जा रहे हैं और मिलकर लड़ेंगे और इनको हटाएंगे हम। सर बोल रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होगा सर, जो आप लोग जा रहे हैं सर। सर कोई चुनौती भी दे रहा है सर गिरासी। गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत हम इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। कल क्या लगता है नरेंद्र मोदी को लोग रोक देंगे? अगर किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले। चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो, अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए गठबंधन कर रहा है। सर कह रहे हैं कि 2024 में मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। सर इधर कह रहे हैं किसी में हिम्मत नहीं, अगर हिम्मत है तो चुनौती दे रहा हूँ, नीतीश कुमार जाके लड़ ले बनारस जाकर। लालू यादव थोड़ा नाराज हो गए पत्रकार के सवाल पर। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हम 400 सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा 400 सीटें लाएंगे तो लाकर दिखा दें, लेकिन हम हराएंगे नरेंद्र मोदी को। गिरिराज सिंह ने मामला और दिलचस्प बना दिया, सीधी चुनौती दे दी कि जाकर पहले लड़ लो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तभी पता चल जाएगा। इंडिया गठबंधन की बैठक वैसे कल होने जा रही है, क्या उम्मीद करते हैं इस बैठक से आप? नहीं सौरभ जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि काशी जाके लड़ना ये वाला तो मामला थोड़ा गंभीर है और गिरिराज सिंह जी कर रहे हैं बदमाशी। भाई पिछली बार भी 2019 में खबर उड़ाई गई कि प्रियंका जी लड़ेंगी, सिर्फ खबर ही रह गई और प्रियंका जी जो प्रभारी थी 1 सीट और हरा दी। 2 सीट हुआ करती थी, रायबरेली और अमेठी भी चली गई। अब सवाल ये है कि क्या रायबरेली बचेगी क्या, ये सवाल होना चाहिए। और लालू जी जिस बात पर चिल्लाकर नाराज हो गए, कह रहे क्या नरेंद्र मोदी की बात करता है, उसकी दूसरी लाइन में कह रहे हैं हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी को हराएंगे। अरे भाई आप इसीलिए तो पत्रकार का सवाल थोड़ी ना गलत था। मुश्किल ये हो गई है कि नरेंद्र मोदी का नाम इतना बड़ा, इतना असरकारक, इतना ज्यादा प्रभावी हो गया है कि वो इन लोगों को परेशान कर रहा है। और उसमें मुश्किल ये कि एक दूसरे के साथ मजबूती से, विश्वास के साथ, बिना एक दूसरे की पीठ पीछे छुरा घोंपे वाला मामला किए साथ चल भी नहीं पा रहे हैं। और यही असली संकट है। अब कल की बैठक में बैठेंगे तो उसमें कुछ आगे बढ़ पाएंगे क्या? उसके पहले देखिए जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह केजरीवाल बोल रहे हैं, अखिलेश जी ने बोला, ममता जी ने बोला, तो उससे तो नहीं लग रहा है कि बहुत कुछ बात आगे बढ़ पाएगी। अब तो क्योंकि इतना वक्त हो गया ये अलायंस बने हुए, लेकिन मामला आगे बढ़ नहीं रहा है। नेता भी अब खुलकर कहने लगे भाई बड़ी देर हो रही है, ये मिल बैठकर कुछ कर पाएंगे तो क्या करेंगे आखिर अलायंस 24 को लेकर? देखिए फ़र्क बहुत साफ है। देखिए लालू यादव का जो बयान हम देख रहे थे उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम सत्ता बनाएंगे, और अगर नरेंद्र मोदी जो है वो कुछ कह रहे होते उस पर, तो शायद वो ये कह रहे होते कि हम जनता जो है हमें अपनी सेवा के लिए
वो मौका देगी। तो ये ही फ़र्क जो है दोनों लोगों में है या दोनों पार्टियों में है। एक जो है वो देश की सेवा करना चाहती है और दूसरी सत्तारूढ़ होना चाहती है। तो ये जो फ़र्क है, जब तक ये समझ नहीं आएगा इस गठबंधन को, तब तक इसका भविष्य बहुत ख़राब दिखाई देता है। दूसरा, जहाँ तक बात है, हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे कि अलग अलग बयान जो इसके पार्टनर्स के सुनाई देते हैं, उससे तो ऐसा नहीं लगता कि किसी तरह का कोई समझौता या किसी तरह का कोई जो सीट शेयरिंग फार्मूला जो है वो सामने आएगा। हो सकता है कि कांग्रेस जो है अपने आप को थोड़ा पीछे खींचे और कहे कि जो छोटे दल हैं, जो राज्यों में दल हैं, वो अपनी अपनी सीटें जहां स्ट्रांग हैं वहां पे लड़ लें या ज़्यादा सीटों पे लड़ लें। पर मुझे लगता है कि फिर भी कांग्रेस का अभी तक ये जो उसके मन में ये बात है कि अभी भी वो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी है, वो सब जगह पे अपना चुनाव लड़ना चाहती है, वो शायद अभी गया नहीं है। जब तक वो तैयार नहीं होते दूसरों को जगह देने के लिए और दूसरे तैयार नहीं होते कांग्रेस को जगह देने के लिए, तब तक ये कोई गठबंधन बनने वाला नहीं। अब गठबंधन तो तब माना जाएगा जब वाकई जो असल चीज है सीटों का बंटवारा, उस पर आप लोग बढ़ते हैं आगे। कल आपको लगता है कि इस पर कोई रूपरेखा बनेगी आगे चलने की? समीर जी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कल के इतने दिनों बाद जब बैठक होने जा रही है और इतना अभी स्टेटमेंट के एक दूसरे के खिलाफ आए थे। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि पंजाब की सारी सीटें आम आदमी पार्टी लड़ेगी। अखिलेश का बयान आ चुका था। स्टालिन के बेटे का लगातार बयान आ रहा है कि सनातन पर जो मैंने कहा था मैं उसे जारी रखूंगा, मैं उस पर माफ़ी नहीं मांगूंगा। नीतीश कुमार का जिस हिसाब से नाराजगी आई थी, मुझे लग रहा है कल की बैठक के अंदर सीधे सीधे सीटों का बंटवारा नहीं होगा। हाँ, जरूर ये कल की बैठक में ये जरूर कर सकते हैं कि मिलकर चुनाव लड़ना ये तय करेंगे और किस तरीके से लड़ना है। हो सकता है संयोजक ये अपना घोषित कर दे कि हम इस तरह से हमें संयोजक बनाए और सीटों पर बंटवारा होगा। मुझे लगता है कि कल की बैठक में सीटों का बंटवारा नहीं हो सकता, लेकिन ये बात भी सही है कि इन्हें सीटों के बंटवारे पर फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इनके गठबंधन से मिलने वाले चुनौती से निपटना होगी। देखिए, 2019 के चुनाव में 44% वोट विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर मिले थे और 188 सीट्स दूसरे दलों को मिली थी, जहां जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस शामिल नहीं थे। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष का एक गठबंधन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी चुनौती पेश कर सकता है। अब ये देखना होगा कि ये कितने सीटों पर मिलकर लड़ते हैं और किस तरीके से मोदी के सामने जो लोकप्रियता के इतने शिखर पे, कैसे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ संघ के स्वयंसेवक जमीनी स्तर पे काम पे और मोदी के काम पे ये कैसे चुनौती पेश कर सकते हैं, देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कल की बैठक में कहीं फिलहाल सीटों का बंटवारा नहीं होगा, मिलकर लड़ने की सहमति बन जाए, ये एक बड़ी इनकी उपलब्धि मानी जाएगी कल की बैठक में। वैसे तो हमने जिन दो विपक्ष के नेताओं के बयान अभी आपको दिखाए हैं, इनके राज्यों में भी जो अगर सीटों का बंटवारा इन्हीं दो प्रदेशों में हो जाए तो भी बड़ी अचीवमेंट होगी। बिहार और बंगाल की बात करते हैं अगर, तो बाकी तो जहां बीजेपी कांग्रेस को लड़ना है वो ज़्यादातर सीटें वो वैसी हैं कि आमने सामने की टक्कर है। महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार, ये तीन राज्य माने जा रहे हैं जहां पर एक लड़ाई जो है इंडिया गठबंधन के तौर पर वो बीजेपी के सामने हो सकती है। नहीं, मुझे इसमें दो राज्य ज़्यादा लगते हैं, बंगाल बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। ममता जी जहां ले जाकर खड़ा कर चुकी हैं बिहार के राजनीतिक वातावरण को, या कहें कि बंगाल के लोगों की मनस्थिति, कि वहां दो ही चीज़ें हैं, या तो ममता के साथ या ममता के खिलाफ। चाहे वो आप अलग अलग पार्टियों के तौर पर देखें तो मुझे नहीं लगता कि वहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में बहुत परिवर्तन आएगा। हो सकता है कि थोड़ा उसकी सीटें 18 से घटकर 16 हो जाएं या 1-2 सीटें और इधर उधर हो जाएं। लेकिन बिहार और महाराष्ट्र, ये वो दोनों राज्य हैं जहां अगर विपक्षी गठजोड़ बहुत अच्छे से चुनाव लड़े। और तीसरा राज्य है पंजाब, जहां अगर ये तीनों, जिसको कहते हैं ना कि सब विपक्षी दल एक साथ हो जाए। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बठिंडा की रैली में बोल गए, जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी के नेता बंगाल में बयान देते हैं, वो सुनना चाहिए। और बिहार में अगर आप ध्यान से देखें तो आखिर जो नीतीश कुमार की ताकत है हम उसको कितना आंक रहे हैं। क्या नीतीश कुमार पहले वाले बचे रह गए? क्या जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, ये तीनों मिलकर इस तरह की लड़ाई लड़ेंगे? तो ये तो पहले भी उस तरह से हो चुका है। तो मुझे लगता है कि जितनी इसमें कहें कि कॉन्ट्राडिक्शंस ज्यादा हैं, समर्थन बहुत कम दिख रहा है, और उसके बावजूद अगर एक साथ नहीं बैठ पाते हैं तो ये भी दिखता है कि उनको लगता है कि हमारा वाला हिस्सा थोड़ा ज्यादा रह जाए, ये भी एक कोशिश होती है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट खबर जो है वो शिवराज सिंह चौहान को लेकर के है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो दिल्ली आ रहे हैं, खबर है उनको दिल्ली बुलाया गया है और पार्टी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात आज हो सकती है। कल इसी प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है कि चुनाव खत्म हो गया, आप 17-18 साल के मुख्यमंत्री हैं और अभी तक दिल्ली उनका नहीं आना हुआ, पार्टी के अध्यक्ष से, प्रधानमंत्री से उनकी कोई मुलाकात नहीं है और वो खुलकर ऐसे स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि मैं दिल्ली नहीं आऊँगा, कुछ मांगूंगा नहीं अपने लिए, मरना पसंद करूंगा। लेकिन अब उनको खैर दिल्ली बुलाया गया है। क्या इसमें खबर बनती भी देख रहे हैं समीर जी, शिवराज जी को लेकर के?
देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले सोच के रखा होगा कि अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बन रहे तो उनकी योग्यता का, उनके अनुभव का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। ओबीसी के बड़े नेता मध्य प्रदेश के अंदर रहे, 17, 16, 18 साल मुख्यमंत्री रहे, संगठन में लंबे समय उन्होंने काम किया है, सांसद रहे। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी उन्हें संगठन के अंदर भूमिका देगी। इसी चर्चा चल रही थी कि केंद्र सरकार में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी संभावना कम लग रही है कि प्रधानमंत्री मोदी तुरंत किसी को केंद्र के अंदर लेकर आए, मंत्री बनाए और ये बताए कि आपको तुरंत मैं केंद्र में मंत्री बना रहा हूँ। चुनाव पास में मुझे लग रहा है शिवराज सिंह चौहान का इस्तेमाल संगठन में हो सकता है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑलरेडी शिवराज सिंह चौहान है ही, तो हो सकता है उन्हें या तो बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया जाए या उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया जाए। संगठन के अंदर मुझे लग रहा है शिवराज सिंह चौहान की योग्यताओं का पार्टी इस्तेमाल करेगी। अच्छा, हम लोग चूंकि आप भी इंतजार ही कर रहे थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में, तो आपको बता दें वो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। आज अदालत को ये बताना था सर्वे कैसे होगा, सर्वे के लिए मियाद क्या दी जाती है कोई, और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की बात कही जा रही थी। इसको लेकर के फैसला सुरक्षित रखा गया है। फिलहाल 4 बजे बताया जा रहा है कि अदालत अपना निर्णय जो है वो सुनाएगी, अपने निर्देश जारी करेगी शाम 4 बजे। तो फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं है कि सर्वे को लेकर के अदालत क्या निर्देश देने जा रही है। शाम अब से थोड़ी देर के बाद ये फैसला आएगा। फैसला सुरक्षित है। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था तो मुस्लिम पक्ष ने वहां से स्टे लेने की कोशिश की थी। जब पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे को लेकर के फैसला दिया था, अपना सर्वे के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दखल देने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि आपको ये मामला जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ही रखना पड़ेगा। फिलहाल ये खबर आ रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित जो है वो अपना रख लिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस पर कोई रिलीफ मुस्लिम पक्ष को नहीं दिया, राहुल जी, सर्वे की बात को लेकर के, अब लगता है आपको कि सर्वे की राह पर ही मामला आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए जब तक ये तय नहीं हो जाता साइंटिफिक तौर पर कि क्या वहाँ पर हुआ, क्या वहाँ पे मंदिर था उसको तोड़कर आगे मस्जिद बनाई गई, ये साइंटिफिक तौर पे प्रूव होना है। हमें पता है कि ऐसा हुआ, इतिहास ऐसा कहता है कि ऐसा हुआ है, लेकिन वो साइंटिफिक प्रूफ जो है वो जो है कोर्ट के सामने आना पड़ेगा और उसी साइंटिफिक प्रूफ को लाने के लिए जो है ये जो है कोर्ट जो है कमिश्नर को तैनात करेगा और उसके ज़रिए किस तरह से आगे सर्वे किया जाएगा, क्या कौन कौन लोग उसमें, क्या प्रोसेस रहेगा, ये सारा कुछ कोर्ट को तय करना है और इलाहाबाद हाई कोर्ट को। और ऐसे में क्यों सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसी चीज़ को रोकेगी जो कि तथ्यों को जानने के लिए किया जाने वाली चीज़ है। तो मुझे लगता है कि ये मामला जो है उसी तरह जाएगा जैसे ज्ञानवापी का मामला गया है, उसी तरह तर्ज पे ये मामला जाएगा। भास्कर मिश्रा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। भास्कर, अभी खबर आ रही है फैसला सुरक्षित रखा गया है। देखिए, ये खबर आ रही है कि 4 बजे ये फैसला होगा कि कोर्ट कमिश्नर की सर्वे कब से शुरू होगी, कौन कौन लोग होंगे, ये सब तय किया जाएगा। इससे पहले मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा था कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, लिहाजा 9 जनवरी तक वेट करने का एक तरह से कहा जा रहा था मुस्लिम पक्ष के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही क्लियर कर दिया था, किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई थी, लेकिन इस मामले की सुनवाई अगली 9 तारीख को होनी है, ये भी क्लियर कर दिया था। तो उसी को आधार बना के मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि 4 बजे शायद इस पे फैसला आना है। जी, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि हम रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये बात बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई चल रही है। तो ये कहा नहीं जा सकता, ये भी मुमकिन है कि अगले निर्देश जारी करते वक्त जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट भी थोड़ा इंतजार कर ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होने जा रही है 9 तारीख को। हर्षवर्धन जी, मुमकिन है ये? नहीं, ये हो सकता है और एक तरह से कहें तो बहुत गैर वाजिब भी नहीं होगा, क्योंकि ये मामला कोई ऐसा तो है नहीं कि हड़बड़ी में आज ही तय कर लेना है, कल कोई ऐसा फैसला सुना देना है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है, जब सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है और यहाँ पर जो हाईकोर्ट का निर्देश है, या कहें कि हाईकोर्ट जो तय कर रहा है वो और कुछ नहीं तय कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई एक टीम होगी
और वहां जाकर वो लोग एक सर्वे करेंगे। तो अगर किसी चीज से छेड़छाड़ नहीं हो रही है, सिर्फ प्रमाण जुटाए जा रहे हैं, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जो सुनवाई हो रही है उसको मदद करेगा। तो मुझे लगता है कि संभवतः हाईकोर्ट का निर्णय उसको देखते हुए आएगा और ये फैसला सुरक्षित रखा सिर्फ इसलिए गया होगा कि आमतौर पर इस तरह के फैसले होते हैं तो वो तुरंत सुनाए नहीं जाते हैं, थोड़ा उसके बाद भी जज उस पर बातचीत करता है, समझता है और अंत में उसको फैसला सुनाया जाता है। तो बस उसकी ही प्रतीक्षा होगी। और ये देखिए कि फाइनल जो भी फैसला होगा, जब होगा, उसमें भी बहुत वक्त है, क्योंकि अब अगर अयोध्या का जो फैसला हमारे सामने अगर कोई नज़ीर है तो सुपुर्द होते होते वो पहले स्थानीय अदालत, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। बहुत सारे ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगाला गया था, हजारों पन्नों का अनुवाद उसके अंदर कराया गया था। सर्वे जो होता है एएसआई जैसी संस्था का, वो उसका केवल एक पक्ष, केवल एक हिस्सा, बहुत छोटा हिस्सा होता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एएसआई के सर्वे के आधार पर ये पता पड़ता है कि ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर क्या था। जो वहाँ से साक्ष्य मिले होंगे, जो सामान मिलता है वो हाई कोर्ट में सबमिट होता है, लोअर कोर्ट में सबमिट होता है। तो एएसआई के सर्वे से आधार बनता है कि यहाँ पर मंदिर था और उसको तोड़कर मस्जिद बनाएगी। उसके आधार पर आगे की बहस और वाद विवाद होता है। मुझे लग रहा है इसमें लंबा समय लगेगा। अभी एएसआई का सर्वे होगा, अभी तो लोअर कोर्ट का मामला है, फिर लोअर कोर्ट से निर्णय होगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में। तो ये लंबा प्रक्रिया होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब शुरुआत हो चुकी है। तो निश्चित रूप से हिंदुओं की आस्था को देखते हुए और ऐतिहासिक साक्ष्य को देखते हुए आगे आने वाले समय में यह फैसला हिंदू समाज के पक्ष में जाएगा। शाम 4 बजे फैसला आना है, देखते हैं क्या होता है।